नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आर पार में के सभी सम्मानित व्यूअर्स को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन नया साल देश की विपक्षी पार्टियों के लिए पहली हार लाया है। यह खबर क्या है, मैं इसे विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना जरूरी है। 8 नवंबर 2016 यह वो दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था, लेकिन कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष पहले ही दिन से इस फैसले को गलत ठहराने के एजेंडे पर उतर गया। राहुल गांधी ने इसे मोदी मेड डिजास्टर कहा, ममता बनर्जी ने काली इमरजेंसी बताया, तो अरविंद केजरीवाल ने इसे देश भक्ति की आड़ में एक बड़ा घोटाला करार दे दिया था। अखिलेश यादव ने भी इस नोटबंदी को बहुत बुरा भला कहा था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर 58 याचिकाओं को खारिज करते हुए संवैधानिक पीठ ने कहा है कि फैसला लागू करने से पहले सरकार और आरबीआई के बीच लगातार प्लानिंग हुई, यानी नोटबंदी मनमाना फैसला नहीं था। यह विपक्ष को करारा जवाब है। जरा सोचिए, तब कैसे देश का में भ्रमजाल फैलाया गया, कैसे सियासत की गई, देश हित को ताक पर रख दिया गया। हालांकि देश की समझदार जनता ने 2016 के बाद में वोट के जरिए विपक्ष के एजेंडे को लगातार हराया और अब सर्वोच्च अदालत से भी विपक्ष को हार ही मिली। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी है। आज मैं विपक्ष के सियासी भ्रमजाल का संपूर्ण विश्लेषण भी आपको करके बताऊंगा, लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष अब और कितना एक्सपोज होकर समझेगा कि जीत राई का पहाड़ बनाकर नहीं, सही मुद्दे उठाकर मिलती है। आर पार में आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, देश के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम में नया साल पहली हार। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपये की पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज रात्रि से उपलब्ध नहीं होगी। साल 2016 का यह बयान आज फिर याद करने का दिन है, इसलिए हम आपको फ्लैशबैक में लेकर जा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया और विपक्ष एक सुर में मोदी सरकार पर हमलावर हो गया। डिमोनेटाइजेशन, मोदी मेड डिजास्टर। केंद्र सरकार ने कोई सूझबूझ से काम नहीं लिया, केंद्र सरकार ने कोई तैयारी नहीं करी। काला धन नहीं, काला कानून के लिए मोदी जी आपने जो किया है, काला इमरजेंसी हो गया है। देशभक्ति की आड़ में घोटाले करोगे तो उस घोटाले के खिलाफ लड़ने के लिए भी जान की बाजी लगा देंगे। सरकार के इस फैसले के खिलाफ एक या दो नहीं, 58 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने आज 4-1 से अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार और आरबीआई ने बातचीत के बाद फैसला लिया। माना जा सकता है नोटबंदी मनमाना फैसला नहीं था। 8 नवंबर 2016 को लिया गया फैसला कानूनन ठीक है। आर्थिक फैसले को अब पलटा नहीं जा सकता। क्योंकि राहुल गांधी जी के बारे में मैं एक बात कहूंगा, वो समझते हैं तभी जब कोर्ट का फैसला होता है। राहुल गांधी जी से एक सवाल, आपने देश भर में जो कैंपेन किया नोटबंदी के खिलाफ, आप सॉरी बोलेंगे? अगर माफी मांगनी है किसी को, प्रधानमंत्री को मांगनी है, सो कॉल्ड फादर ऑफ न्यू इंडिया को मांगना है। जो नोटबंदी के फायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखाए थे, बताए थे, वो आखिर दिखाई क्यों नहीं देते हैं? लूट लाबी की मंडली और बेईमानों की कुंडली एक बार फिर एक्सपोज हुई है। जब मोदी जी फंसते हैं तब तक अदालत से इन्हें बड़ा रिलीफ मिल जाता है। पता नहीं, भगवान जाने इसमें क्या। विरोध के लिए विरोध वाली विपक्षी राजनीति अब एक्सपोज हो चुकी है। क्या
विपक्ष दलहित के सामने देशहित को तरजीह देगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। नया साल, पहली हार। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। विपक्ष के गुल होते मुद्दों का विश्लेषण देखिए आप। नोटबंदी साल 2016 का मुद्दा है। आरोप यह था कि नोटबंदी नाकाम कदम है, सुप्रीम कोर्ट में हार मिली है, विपक्ष को प्लानिंग से हुई थी नोटबंदी, यह कहा है 4:1 की जजमेंट के अंदर। राफेल 2019, राफेल डील में घोटाला है, चौकीदार चोर है कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में हार मिली, डील को क्लीन चिट मिली। सेंट्रल विस्टा, जिसमें आप देखेंगे इसमें कई बिल्डिंग्स बन रही है, इसमें नई पार्लियामेंट बन रही है क्योंकि हमारे पार्लियामेंट 100 साल पुरानी है। विपक्ष ने इसे मोदी महल बताया। याद होगा आपको उत्तर प्रदेश के चुनावों में इसका बहुत जिक्र हुआ। इसका जिक्र हुआ उत्तराखंड के इलेक्शन में, पंजाब के चुनाव में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हार सहनी पड़ी। परियोजना को सही ठहराया गया, यानी देश हित में है। पेगासस, याद होगा आपको, यह भी मुद्दा बहुत बड़ा बना। 2021 विपक्षी नेताओं ने जासूसी का आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट में हार हुई और जांच कमेटी को कुछ नहीं मिला, यह सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी गई। सर्वोच्च अदालत और जनता की अदालत में विपक्ष की यह बुरी हार है। जनता की अदालत में तो निरंतर हार ही रहे थे चुनाव, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2017 में आप उत्तर प्रदेश का चुनाव याद करिए, कितनी जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। नोटबंदी के बाद का वो चुनाव था जिसके में कहा जा रहा था, राहुल गांधी कह रहे थे, अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि इसका एक इंपैक्ट पड़ेगा। ममता बनर्जी काफी बोली थी, लखनऊ गई थी, मुझे अच्छी तरह याद है ममता बनर्जी, उन्होंने बोला था कि यह चुनाव तय कर देगा कि भारतीय जनता पार्टी की नोटबंदी कितनी खराब थी। लेकिन उसका नतीजा शायद आया और उस नतीजे के बाद पता लगा कि बीजेपी जीत गई। उसके बाद भी बीजेपी 2019 का लोकसभा चुनाव भी जीती। मैं बड़े चुनावों की यहां पे बात कर रहा हूं। 2019 का लोकसभा चुनाव भी जीती, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में भी विपक्ष की हार हो गई। तो साल का पहला दिन है, लेकिन विपक्ष की हार पुरानी जो लय है उस पर जारी है। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्ष पूरी तरह एक्सपोज हो गया है क्या? आज इस बड़े सवाल के साथ मैं ओपन करता हूं। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं गौरव भाटिया इस चर्चा में, और वो बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ रोहन गुप्ता है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में डॉक्टर अजय आलोक है, उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी है, सीनियर समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ेंगे, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। गौरव भाटिया, 50 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहता हूं, लगातार सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष को मुंह की खानी पड़ रही है, देश की जनता की अदालत में भी हार हो रही है, लेकिन क्या आज भी जयराम रमेश कह रहे हैं कि माफी नरेंद्र मोदी को मांगनी चाहिए, बीजेपी को मांगनी चाहिए? अमित जी, देखिए, ऐसा है कि आज एक बात पुनः सिद्ध हो गई है कि श्री नरेंद्र मोदी जी कड़े फैसले, बड़े फैसले देश हित में लेते हैं। संवैधानिक तरीके से प्रक्रिया का पालन होता है, जो नीति अपनाते हैं वो देश हित में होती है। और दूसरी तरफ एक ऐसा विपक्ष है जो केवल विरोध करना जानता है, और जब देश की सर्वोच्च न्यायालय एक फैसला सुना देती है तो इनकी पाचन शक्ति भी इतनी खराब है कि अगर इनको झंडू पंचारिश दिया जाए और वो लेके इस फैसले को पचा पाए तो बड़ी बात नहीं होगी। क्या ये दुख की बात नहीं है कि राहुल गांधी ने उनके ट्वीट देखिए, इसको एक क्रूर षड्यंत्र बताया था। तो राजनीतिक दृष्टि से तो 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, ये नोटबंदी के बाद से याद करिए अमीश जी, सुपड़ा साफ हो गया था इस पंचर साइकिल का और पंजे का, जो एक साथ थे। 7 सीटें आई थी कांग्रेस पार्टी की। 2019 में इनका मैनिफेस्टो मैं आगे पढ़ दूंगा, इन्होंने खूब प्रयास किया भ्रम फैलाने का, लेकिन यह बात अलग है कि 52 सीटें आई और हमारी 303 आई। आज बड़ी बात यह है, क्या राहुल गांधी झूठ फैलाने के लिए, अनर्गल बयान देने के लिए नरेंद्र मोदी जी से माफी मांगेंगे? क्योंकि देश की सर्वोच्च न्यायालय ने, और यह संवैधानिक पीठ थी अमीश जी, हम देखते हैं 2 जजेस की पीठ बैठती है, ये 5 जजेस की पीठ थी। 5 जजेस में 4 जजेस ने यह कहा कि देश का कानून जो है, संविधान है, उसका पालन हुआ है। 58 याचिकाओं को रद्द किया। तो आज उसके बाद पी चिदम्बरम जैसे नेता, जयराम रमेश जैसे नेता, माइनॉरिटी जजमेंट जो एक जज ने दिया है, जो देश का कानून भी नहीं है, उसको कोट करके क्यों फिर से भ्रम फैला रहे हैं? जी, आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरा रोहन गुप्ता है।
रोहन गुप्ता, जनता की अदालत में निरंतर बीजेपी को जीत मिली, आज सर्वोच्च अदालत में भी विपक्ष की हार हुई, लेकिन अभी भी आप उस हार को स्वीकार करने के मूड में नहीं है या आपका टेम्परामेंट नहीं है उसको स्वीकार करने का? हालांकि साल नया है लेकिन आपकी हार का सिलसिला पुराना है। अमीश भाई, नए साल की आपको और सारे दर्शकों को शुभकामनाएं। साल बदला है पर अमीश देवगन का स्टाइल या हाल नहीं बदला है, ये दुख की बात है। अमीश देवगन भूल गए कि जो 3 जगह पे चुनाव हुए, जहां तीनों पे भाजपा शासन में थी, वहां पे सिर्फ 1 जगह भाजपा चुनाव जीती और 2 जगह भाजपा हार गई। तो न्यू ईयर के साथ में आपको याद भी दिला दूं कि आप भी जरा होश में आए और थोड़ी हकीकत जनता के सामने दिखाएं। दूसरी एक चीज मैं दिल्ली के एमसीडी में तो आपने काफी सीटें आई हैं आपकी दिल्ली के एमसीडी के अंदर, तो होश में किसको आने की जरूरत है वो बताइए। ना आपने मुझे होश में लाने की बात बोली। अब आपने मुंह में हाथ डाला तो जवाब सुनना पड़ेगा ना। मुंह में हाथ डाला तो जवाब सुनना। रोहन भाई ऐसे नहीं, पूरा जवाब सुन के जाइए। 10 सेकंड दे दीजिए फिर आप बोलिएगा। आपको गुजरात के अंदर ऐतिहासिक हार झेलनी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी आपकी आंखें नहीं खुल रही, तब भी आप होश में नहीं आ रहे। पंजाब के अंदर आपकी सरकार चले गई, पीछे 5 राज्यों का चुनाव हुआ, वहां पर आपकी हार हो गई, तब भी आपको होश नहीं आ रहे हैं। आप जो बोलते हैं कि आपका शो फेमस है, जनता माफ नहीं करेगी, बायस डिबेट। अरे आपके कहने से क्या होता है सर? आपके कहने से क्या होता है? आप तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, मुझे क्या मानेंगे? आप तो देश की सेना को नहीं मानते, मुझे क्या मानेंगे? आप तो देश की सेना को नहीं मानते, मुझे क्या मानेंगे? मैं किस खेत की मूली हूँ आपके लिए? आपके हिसाब से क्या मतलब है? तो फिर कोई मूली नहीं, हम लोग सब नागरिक हैं। मेरी बात को मैं खत्म कर लूं, आपको जो लगा तो मैं मेरी बात को आगे करूं। देखिए अमीश भाई, जो आपने बात कही, आपने 3 मिनट तक आपका जो इनिशियल प्रोडक्शन था, कोई भी पत्रकार होता है उसकी एक जिम्मेदार होती है कि पर्सपेक्टिव में चीजों को रखो, जिससे जनता जो आप जो क्लेम कर रहे हैं कि आपका नंबर 1 शो है, अगर आपको अपनी जो विश्वसनीयता बरकरार रखनी है तो बैलेंस करके बात करें। जो आपने बैलेंस क्या है? झूठ बोलूं मैं? सुप्रीम कोर्ट में आप हार गए, मैं सुप्रीम कोर्ट में आपको जीता हुआ बोलूं? कमाल की बात है। रफेल के अंदर आपको, रफेल डील के अंदर आपको क्या झेलना पड़े, मैं उसको बोलूं कि आप जीत गए? कमाल की बात करते हो। बैलेंस करके बोलो, बैलेंस करके बोलो। मैं बैलेंस करके बोलूं? मैं उन पत्रकारों को ऐसा बन जाऊं जो कि मंत्री लगवाते थे आपकी सरकारों में? कमाल की बात करते हैं आप। पत्रकारिता में मुझे ज्ञान दे रहे हैं, आप पत्रकारिता में मुझे ज्ञान दे रहे हैं। आप अपनी बात को रखिए, मुझे ज्ञान मत दीजिए रोहन जी, अपनी बात को रखिए। अगर मुंह में हाथ डालेंगे तो जवाब करारा मिलेगा यहाँ से, बता रहा हूं मैं आपको। पत्रकारिता का ज्ञान मुझे मत दो, मुझे लेने की आवश्यकता नहीं है पत्रकारिता का ज्ञान आपसे। मैं बता रहा हूं, आप अपने वक्तव्य को रखो, अपनी पार्टी के वक्तव्य को रखो। मेरा आपसे निवेदन है, साल का पहला दिन है, हाँ बिल्कुल दायरे में बात करिए, बिल्कुल। अगर आप एक बात बोलूंगे तो मैं 2 बात बोलने की कुव्वत रखता हूं, लेकिन आप सम्मानजनक मेहमान हैं, मैं आपका सम्मान कर रहा हूं। प्लीज नहीं, प्लीज आप पत्रकारिता का मुझे मत बताइए कि मेरा चैनल नंबर 1 है, मेरा प्रोग्राम नंबर 1 है, मुझे ऐसे करना चाहिए, बैलेंस ऐसे क्रिएट होना चाहिए। कौन सा बैलेंस की आप बात करते हो? आप किस बैलेंस की बात करते हो? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल के बोलूं मैं यहाँ पर? अरे आप झूठ मत, कैसे बैलेंस की बात करते हैं? झूठ आप बोलते हैं, झूठ आप बोल रहे 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 हो और निरंतर बोलते आ रहे हैं। आपने रफेल पे झूठ बोला, मुंह की खाई। आपने झूठ बोला नोटबंदी पर, मुंह की खाई। लगातार झूठ बोल रहे हैं आप, लगातार आप झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की आप बात करते हैं और यहां पर लेक्चर दे रहे हैं आप मुझे। अपनी पार्टी को डिफेंड करिए, इससे आप अपनी पार्टी का बड़ा नुकसान करते हैं, इतना बड़ा नुकसान करते हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते। आप अपने वक्तव्य रखिए। पहले आपने 10 सेकंड बोला, 10 सेकंड में आपने 8 सेकंड मुझ पे बोला, फिर आपने 1 मिनट बोला, 50 सेकंड मुझ पे बोल रहे हैं आप। मैं विषय नहीं हूं, मैं विषय नहीं हूं आपका। आपको बोला, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना भी और देश की जनता का भी। मेरा निवेदन है रोहन भाई, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, इस फैसले पे बोलिए आप। 1 मिनट दीजिए इनको। आपकी निवेदन पे सुन लीजिए, मैं आपका समय ले रहा हूं। नमीश भाई, नए साल की शुभकामनाएं। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब भी आप जनता के सामने अपना जो भी ओपिनियन रखते हैं, उसमें 2 साइड रखिए। क्यों मैं बोल रहा हूं? आरबीआई ने आज एक फैसला सुनाया। कोई भी जो निर्णय होते हैं उसमें 2 पहलू होते हैं, एक उसकी प्रक्रिया और उसका एक उद्देश्य, और आखिरी उसका परिणाम। 3 चीजें होती है, प्रक्रिया, उद्देश्य और परिणाम। आरबीआई ने आज जो फैसला सुना, जो आप भी जानते हैं, आप भी एक विद्वान पत्रकार हैं, उन्होंने प्रक्रिया पे फैसला सुनाया। बाकी 2 मुद्दे, उद्देश्य और परिणाम, ये दोनों मुद्दे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं।
उद्देश्य क्या कहा गया था कि कालाधन पकड़ा जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, डिजिटाइजेशन हो जाएगा, देश का जीडीपी बढ़ेगा। हकीकत क्या हुआ? जीडीपी देश की कम हो गई। आज 100 के 100% कालाधन वापस आ गया। आज नकली नोट ज्यादा है और आतंकवाद बंद नहीं हुआ। अगर ये राजनीतिक फैसला है, आर्थिक फैसला है जिसमें 120 लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो उसकी जो सफलता या असफलता है सुप्रीम कोर्ट उसमें कमेंट नहीं करेगा। उसने इस प्रक्रिया पे कमेंट की कि प्रक्रिया ठीक से फॉलो हुई है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं आज का उद्देश्य, आज ये एकमात्र फैसला है अमीश भाई कि भाजपा की इसको सेलिब्रेट करने की हिम्मत नहीं हो रही है। आज जो भाजपा की हिम्मत नहीं हो रही है कि इस फैसले को सेलिब्रेट करे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ये डिजास्टर है। मेरा निवेदन है, अब आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। गौरव, मैं उत्तर दूंगा। जी देखिए, ऐसा है अमीश देवगन जी, आपकी विश्वसनीयता पे भरोसा नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय की विश्वसनीयता पे भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की विश्वसनीयता पे भरोसा नहीं है, ईवीएम पे भरोसा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे भरोसा नहीं है। भरोसा है किस पे? पिद्दी पे, बिस्किट खाने वाले। अरे मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूं। 2017 में नोटबंदी का जब फैसला आया, उसके बाद झूठ फैलाते हो, अपनी भाषा पे इनको बोलिए अमीश भाई कंट्रोल रखें। यहाँ पे जब अभी देखिए, अभी आप पे टिप्पणी कर रहे थे ये गौरव भाटिया, नहीं तो सर मुंडवाना पड़ेगा। मुद्दा ये मत करिए, भाषा का प्रयोग ठीक करिए नए साल में। ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया। मुद्दा गौरव अपनी बात ठीक से भाषा को कंट्रोल करके बात कीजिए। रोहन जी, गौरव अपनी बात के भी लायक नहीं है। सुनिए, हाँ चलिए। देखिए अमीश जी, 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए नोटबंदी के फैसले के बाद, हम गोवा जीते, उत्तर प्रदेश जीते, उत्तराखंड जीते, गुजरात जीते, मणिपुर जीते और हिमाचल प्रदेश जीते। 2018 में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय जीते और 2019 का लोकसभा का चुनाव जीते। फिर भी कह रहे हैं नहीं नहीं भाजपा जीती नहीं है, जीते तो ये हैं। अरे 2019 के मैनिफेस्टो में क्या आपने ये नहीं कहा था? पढ़ लीजिएगा, इन्होंने कहा था नोटबंदी की वजह से जो है हमारी अर्थव्यवस्था लचर हो गई। और सच्चाई क्या है? 2016 में नोटबंदी के फैसले के बाद हमारी अर्थव्यवस्था 8.3% से बढ़ी है। दूसरी बात, प्रक्रिया, परिणाम और उद्देश्य। तो मैं थोड़ा ज्ञान देता हूं इनको विधिक। प्रक्रिया के मामले में तो कोई बहस हो नहीं सकती है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है प्रक्रिया ठीक थी। आपको मालूम है उद्देश्य और मंशा पे जो डिसेंटिंग जज है, जजमेंट पढ़ ले, उन्होंने कहा सरकार का जो उद्देश्य था वो गलत नहीं था। अब आप बताइए, जो डिसेंटिंग जज है वो भी कह रहे उद्देश्य ठीक है। तीसरा, एक फैसला अगर संवैधानिक तरीके से लिया गया अमीश जी, उसका परिणाम क्या होगा ये न्यायालय का काम नहीं है। स्पेशली इकोनॉमिक जो डिसीजंस होते हैं, इनको ये भी नहीं पता है। तभी हम कहते हैं राहुल गांधी के ये जो अनर्गल ट्वीट आते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय 2 आदमी चलाते हैं, ये दिखाता है कि ये वंशवादी को ये भी नहीं पता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। आपने बोल लिया, अब रोहन गुप्ता की बारी है। जी रोहन जी, अब बेरोजगारी बढ़ गई। रोहन पॉइंट ये है, आप बार-बार रोहन एक सेकेंड, आप 4:1 जज की जजमेंट आई, और क्योंकि ये संविधान पीठ थी इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट इस जजमेंट को है, ये जजमेंट है। आप तमाम तर्कों पे बात कर सकते हैं कि जो इसके औचित्य थे वो पूर्ण नहीं हो पाए, लेकिन प्राइमा फेसी कांग्रेस और विपक्ष का यह सवाल था कि नोटबंदी का काम नहीं है। एक सेकंड गौरव होल्ड ऑन, लेट मी मेक माय पॉइंट। गौरव जी, गौरव भाटिया होल्ड ऑन, गौरव भाटिया अपने टर्न का वेट करिए प्लीज। बौखला गए। ओके रोहन, मेरा सवाल बहुत सीधा है। राहुल गांधी ने बोला था नोटबंदी मोदी मेड डिजास्टर है। क्या आपको लगता नहीं है ये इस तरह के शब्द थे जो जस्टिफाई नहीं हो पाए, जैसे चौकीदार चोर है पर माफी मांगनी पड़ी? तो लगातार फजीयत हो रही है ना। नहीं अमीश भाई, देखिए मैंने मेरी बात की जब शुरुआत की जी, फजीयत की बात ही नहीं है। आज पूरे देश की जनता जानती है, जो लोग 120 लोग लाइन में मरे वो भी जानते हैं, छोटे उद्योगपति जो एसएमई हम बोलते हैं वो भी मर गए वो भी जानते हैं, देश का किसान जानते हैं, देश के बेरोजगार जानते हैं, सबको। और भाजपा भी जानती। आप भाजपा किसी को भी नेता को भी पूछ लीजिए कि क्या नोटबंदी आज सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे हैं अमीश भाई? आज नोटबंदी की बरसी करी जाती है, सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मालूम है कि बैकफायर हुआ। देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट के जज जो अभी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अपने आप को बोलते हैं, उनका सुप्रीम कोर्ट के लॉयर होने से नॉलेज नहीं होने का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। उन्होंने कहा उद्देश्य, अरे भाई साहब, कोई भी सरकार का उद्देश्य तो अच्छा ही होगा,
पर आपकी जो परिपक्वता इतनी नहीं थी कि परिणाम आप अच्छे ला पाए। आप मुझे बताइए ना, क्या 120 लोग ऐसे ही मर गए? आप जीडीपी की बात करें, 2016 में देश की जीडीपी 8% से ज्यादा थी, उसके बाद 4 साल तक 6% के अंदर रही है, तब तक तो कोरोना भी नहीं आया था। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जीडीपी की, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। एक मिनट, नो, लेट मी कंप्लीट, मेरे साथ 2 मेहमान हो रहे हैं जो अभी तक बोले नहीं है। आई वांट 30 सेकंड्स। ओके, आई वांट 30 सेकंड्स, मुझे 30 सेकंड दीजिए। जी, ओनली 30 सेकंड्स प्लीज। और चीज देखिए, जनता जो भी फैसला होता है उसका मूल्यांकन परिणाम से करती। कहा गया था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आज सुबह ही आतंकवादी घटना हुई है, काउंटरफीट नोट, गलत नोट खत्म हो जाएंगे। 238 करोड़ के नोट पकड़े गए हैं, उसमें से 135 करोड़ के नोट पाकिस्तान में 3 साल में प्रिंट हुए। तो देश ने क्या पाया? जो काला धन कहते हैं कि आ गया, अगर सिस्टम में पूरा आ गया तो क्या मिला देश को? 4 लाख करोड़ का देश को घाटा हुआ, और इसकी जो भरपाई है देश की जनता पे पेट्रोल और डीजल पे, तो कौन सी सफलता हुई? ओके। अजय आलोक भी इंतजार कर रहे हैं, पहले गौरव भाटिया, फिर राजकुमार भाटी, फिर अजय आलोक। ओके, क्विकली गौरव भाटिया। देखिए, ऐसा है कि बाहर अगर उजाला भी होगा तो कांग्रेसियों की एक आदत है, ये आंखें बंद कर लेते हैं, गुफा में घुस जाएंगे, कपड़ा रख के सर पर कहेंगे अंधेरा है। तो आप इनसे क्या बहस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आंकड़े जरूर रखना चाहता हूं। सबसे पहले आपने मेरे पे निजी टिप्पणी करी, मैं केवल आपको जानकारी के लिए बता दूं, कांग्रेस पार्टी में आप कोई नेता बताइएगा जो वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय से बन गया हो 41 साल में, जब पता कर लीजिएगा। आपने जब उसके बाद गौरव भाई, मैं कभी गलत बात नहीं करूंगा। अगर आप अपनी मर्यादा में रहेंगे, अगर मैं मर्यादा में रहेंगे तो मैं भी मर्यादा में रहूंगा। तो शांत कराएंगे, बीच में बोल रहे आप भाषा को अच्छी रखूंगा। नए साल में अपनी भाषा पे प्रयोग करेंगे तो मैं खराब कभी नहीं बोलूंगा गौरव। अच्छा रोहन जी, अब अपनी बात कर, गौरव बोलिए। हाँ बोलिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, भ्रम कैसे फैलाया जाता है। ये जयराम रमेश का आज का वक्तव्य है, ये आधिकारिक वक्तव्य है। इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि 4 जजेस ने क्या फैसला किया है। इन्होंने अमीर जी एक लाइन लिखी है, एक माननीय न्यायाधीश ने अपनी असहमति दर्ज करी है। और इसी तरह से पी चिदम्बरम के आज कम से कम 7-8 ट्वीट है जो कह रहे हैं कि भाजपा की कलाई पर आज सर्वोच्च न्यायालय ने थप्पड़ मारा है। अगर एक जज कुछ असहमति दर्ज करता है, वो हमारी कलाई पर थप्पड़ है, तो जो 4 जजेस ने फैसला किया है वो किसके गाल पे थप्पड़ है, ये जरूर बताइएगा। व्हाट आई रीड एंड व्हाट आई नो। मेरे साथ 2 मेहमान हैं जो लगातार बोलना चाह रहे हैं, राजकुमार भाटी और डॉक्टर अजय आलोक। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे एक अंतराल के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार। लेकिन जजमेंट अगर 4:1 आई है तो 4 की जजमेंट प्रिवेल करती है, इट इज बट नेचुरल। लेकिन राजनीतिक लोग अपने हिसाब से, अपने रंग, अपने ढंग से चीजों को इंटरप्रेट करते हैं। मैं एक अंतराल के बाद वापस आ रहा हूं बड़ी खबर के साथ। आप देखते रहिए देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। लहर को देखते हुए सभी स्कूलों की छुट्टी 8 जनवरी। बेकार छोटे दुकानदार चौपट हो गए, बाजार में आज तक रौनक नहीं है नोटबंदी के बाद। तो ये ठीक बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया पर फैसला दे दिया कि प्रक्रिया में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जो परिणाम हुए वो भयंकर थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब चाहे ये सुप्रीम कोर्ट में जीते चाहे चुनाव जीते, लेकिन जो सच है वो तो बोलने का हमें हक है जी, वो तो हम बोलते रहेंगे। जो गौरव भाटी और संबित पात्रा कह रहे हैं या फिर जो रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं, क्या विपक्ष भ्रम और झूठ फैला रहा था? नहीं, विपक्ष का नैतिक धर्म है लोकतंत्र में। विपक्ष की जिम्मेदारी ही ये होती है कि सरकार की कमियों पे सवाल उठाए और जनता के दुख दर्द को सामने पेश करें। तो माननीय मोदी जी के जनता ने तो जिता दिया। देखिए, अभी आपने जैसे आपने उसमें जिक्र किया अपने शो में कि पेगासस पे सरकार ने आज तक ये जवाब नहीं दिया कि पेगासस उन्होंने खरीदा या नहीं खरीदा। नोटबंदी में इस बात का जवाब नहीं आया कि इसका लाभ क्या हुआ। जो मोदी जी ने इसके लाभ गिनवाए थे, क्या काला धन खत्म हो गया, क्या आतंकवाद की कमर टूट गई, क्या नकली नोट छपने बंद हो गए? ठीक है, डॉक्टर अजय आलोक, अगर कुछ सही नहीं हो रहा, गलत हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी जीत रही है मोदी की सरकार, और या फिर कहें तो फैसला उनके पक्ष में आ रहा है, और जनता की अदालत में भी, जो सबसे बड़ी अदालत होती है। देखिए, जनता की अदालत में तो मोहर बहुत पहले ही लग गई थी ना, 2016 के बाद 2017 में उत्तर प्रदेश चुनाव में, उसके बाद विधानसभा, जैसे भी गौरव बता रहे थे।
और आज तो संवैधानिक कोर्ट से मोहर लग गई है इसमें। देखिए, आपको इतिहास समझना पड़ेगा मिश्र, पर फिर भी यकीन नहीं आ रहा। डिमोनेटाइजेशन इस देश में आजादी के पहले नहीं आएगा ना उनको यकीन, उसका मैं कारण बता देता हूं आपको। डिमोनेटाइजेशन जब 1946 में अंग्रेजों के टाइम समय हुआ था, उस वक्त नेहरू जी ने विरोध किया था। डिमोनेटाइजेशन दूसरी बार 1978 में हुआ था, जब मोरारजी सरकार में कांग्रेस ने बहुत मुखर विरोध किया था। इंदिरा गांधी के तत्कालीन रेल मंत्री और वित्त मंत्री ललित नारायण मिश्रा ने जब 1974 में उनको बोला था कि चरम पे भ्रष्टाचार है और गुजरात में आंदोलन पकड़ लिया है छात्रों का, ये भविष्य में दिक्कत करेगा, हमें डिमोनेटाइजेशन करना चाहिए, तो इंदिरा गांधी जी ने साफ कहा था कि मेरी सरकार गिरवाओगे क्या। भ्रष्टाचार को लेके हर पार्टी का नजरिया अलग है। कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार को लेके नजरिया शुरू से अलग रहा है, तो ये डिमोनेटाइजेशन का विरोध तो करेंगे ही ना, ये सपोर्ट कहां से करेंगे। आज की तारीख में सबसे प्रबल प्रश्न ये है कि 6 साल सुप्रीम कोर्ट ने लिए ये फैसला देने में, मुझे इस पर असहमति है, क्योंकि 6 साल सुप्रीम कोर्ट के कारण विपक्ष देश भर में भ्रम फैलाते रहा कि डिमोनेटाइजेशन एक गलत फैसला था, डिमोनेटाइजेशन एक गलत फैसला था। आज उसमें एक जज ने बोल दिया, जिससे मैं पूर्णतः असहमत हूं, उनके लिए पूरा सम्मान है, लेकिन उनसे मैं असहमत हूं कि इस पे कानून बनाना चाहिए था, लेजिस्लेचर ये अध्यादेश नहीं लाना चाहिए था। सबसे पहली बात, डिमोनेटाइजेशन कोई पार्लियामेंट्री प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई के बीच में, जिस पे कानून बनने की कहां से बात हो गई। खैर एनीवे, कांग्रेस पार्टी का यही चरित्र अब आज जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है तो उनको सम्मान पूर्वक उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, तो लेकिन उस पर भी अभी अब तर्क पे तर्क देते रहेंगे, तो बस डर रही है कांग्रेस पार्टी। वाजपेयी जी की एक शेर याद आ रही है मुझे कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म है, सच से भय खाता हूं जी। तो ये 6 साल से जो तिलस्म कांग्रेस फैला रही थी, आज वो पूर्णतः ध्वस्त हो गया। ठीक है, अब इसके बाद कांग्रेसी जितना बोलेंगे वो खुद अपने आप को एक्सपोज करेंगे। ओके राजकुमार भाटी। नहीं, जो आप एक बात और जोड़ दूं जी। कांग्रेस पार्टी के अलावा अखिलेश और ममता बनर्जी, ये 2 व्यक्ति सबसे ज्यादा मुखर विरोध में थे। पार्थ चटर्जी के यहां कितना पैसा मिला? 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में सपा के नजदीकी रहे कानपुर में लगभग 250 करोड़ की सीजर हुई थी। ये सब पैसा कहां से आ रहा, तो कैसे ये सपोर्ट करेंगे नोटबंदी का? ओके, जवाब तो दर्द हो रहा है। वो कह रहे भ्रष्टाचार जो विपक्षी पार्टियां हैं, अजय लोग का कहना है वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, तो कैसे सपोर्ट कर सकती हैं नोटबंदी को? चुटकुला नुमा एक लघु कथा याद आती है कि मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक मरीज अस्पताल में एडमिट था, डॉक्टर ने उसकी नब्ज देख के कहा कि ये तो मर गया जी। तो मरीज बोला, डॉक्टर साहब मैं तो जिंदा हूं। तो नर्स ने उसे धमकाया कि तुम डॉक्टर साहब से ज्यादा जानते हो। ये तो बिल्कुल इस तरह पेश कर रहे हैं अजय आलोक जी। जनता के दुख दर्द को जनता के बीच में जाके पूछो नहीं। हम जहां बैठ के डिबेट कर रहे हैं नोएडा में, मैं एक गांव से परिचित हूं, या गांवों में मुख्य जो आजकल रोजगार रह गया किराएदारी का रह गया। लोगों ने कमरे बना रखे, किराए पे उठाते हैं। जो मजदूर उद्योगों में काम करते थे उन कमरों में रहते थे। 2016 में नोटबंदी के बाद जो कमरे खाली हुए थे आज तक पूरे भरे नहीं है। ये हालत, ये परिणाम है नोटबंदी का, ये दुष्परिणाम है उसका। नहीं, लोगों की जो आय कम हुई थी वो आज तक पटरी पे नहीं आई है। छोटे दुकानदार आज तक पटरी पे नहीं आए। भाटी साहब 6 साल हो गए नोटबंदी को, यथार्थ को अब नहीं पहचानेंगे तो 6 साल में भी रिजल्ट वो जो का तो है। देश के सामने परिणाम है, दुख कम नहीं हुए हैं। देश के सामने परिणाम है। नोटबंदी कर सुन लीजिए जनता अगर दुखी होती तो वोट क्यों करती मोदी को? योगी को वोट कर रही है, मोदी को वोट कर रही है, चुनाव जितवा रही है। $1.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी देश की, $1.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी 2016 में, आज बढ़ के $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है। डिजिटल पेमेंट, आप जिस गांव की बात कर रहे हैं नोएडा की, जाके वहां देखिए भीम ऐप, यूपीआई और गूगल पे कितना चल रहा है। फुचका खा लेता है लोग और 15 रुपए का पेमेंट गूगल ऐप से करता है। इनफॉर्मल इकोनॉमी घट के स्टेट बैंक की रिपोर्टें 15-16% पे आ गई, तो इससे देश का भला हुआ कि नहीं हुआ? कितने लोग सिस्टम के नेट में आ गए, टैक्स के नेट में आ गए। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स फाइलिंग कर दी पिछले 6 साल में। हमें तो ये सब आपको फायदे नहीं दिख रहे। मोदी जी ने 3 मुद्दे गिनवाए थे, हमें तो आप उस पर जवाब देते जिससे देश को फायदा हो रहा है, उससे आपको दिक्कत जी। अब मैं एक गौरव भाटी, लेकिन मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं, ये व्यूअर्स आपके लिए भी है, बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा है। 2016 में नकदी से जो लेन देन होता था वो लगभग 88% होता था, 88% होता था। 2022 में ये घटकर 20% हो गया है। यानी कैश का लेन देन, जहां करप्शन की जड़ होता है कैश,
उसका लेन देन 88% से कम होकर 20% हो गया है। डिजिटल लेन देन जो 11.26% होता था वो आज की तारीख में 80% से ज्यादा बढ़ गया है। आप भी कई सारे ऐप्स को यूज करते होंगे, पेटीएम, फोन पे, गूगल, बड़े सारे ऐप्स हैं, उनको आप इस्तेमाल करते हो, उनसे आप भी पेमेंट करते होंगे। यूपीआई से लेन देन 0% होता था, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आज यूपीआई से पेमेंट 16.1% है। चेक ड्राफ्ट से जो लेन देन था वो पहले 46% होता था, सेविज मतलब ड्राफ्ट और चेक से 46% होता था, जो घटकर 12.7% हो गया। यानी डिजिटल पेमेंट्स अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। और मुझे ध्यान में आता है सदन के अंदर एक नेता थे, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम, वो अपनी रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे एक दिन। वो कह रहे थे कि इस देश का सब्जी वाला, इस देश का ठेले वाला, इस देश का फ्रूट वाला, इस देश का गोलगप्पे वाला डिजिटल पेमेंट कैसे लेगा, ये कैसे करेगी मोदी सरकार? और अगर कर भी देगी तो डेटा कहां से आएगा? ये डेटा कहां से आएगा? वो अपनी 10 साल की रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे क्या कि 10 साल में उन्होंने कुछ करा नहीं है, लेकिन इस देश के अंदर सब कुछ हो गया जी। पी चिदम्बरम ने ये सदन के अंदर बोला था, और जब मैं उनका ये भाषण सुन रहा था, क्योंकि मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूं, मैं हैरान हो रहा था कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि हमारे देश में डिजिटल पेमेंट कैसे होगा। रोहन गुप्ता, आप कह रहे थे डिजिटली हमने क्या करा, ये करा, ये आंकड़े आपके सामने। अमीश जी, मैं एक बात कह दूं, आपने जो आंकड़े दिए हैं, मैं एक बार बहुत संक्षेप में कह रहा हूं, आपने जो आंकड़े दिए हैं जी, ये सारे 1 नंबर के लेन देन के हैं जी। 2 नंबर के लेन देन के तो कहीं आंकड़े होते नहीं, रिश्वत के, भ्रष्टाचार के तो कहीं आंकड़े पेश नहीं किए जाते, तो इससे कैसे सिद्ध हो गया? गौरव भाटिया रिप्लाई, गौरव भाटिया वो कह रहे हैं 2 नंबर के लेन देन के आंकड़े कैसे पता लगेंगे? गौरव भाटिया, एक सेकंड, रोहन गुप्ता होल्ड ऑन, आई विल कम टू यू। गौरव जी रिप्लाई, 2 नंबर का कैसे पता लगेगा? जी, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मोदी विरोध में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इतने अंधे हो गए हैं, इनको हम कोई तर्क दें, आंकड़े दें, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बताएं, मीडिया क्या कह रहा है, जनता इलेक्शन जितवा रही है, इनको फर्क नहीं पड़ेगा, इनको दिखाई 2 नहीं नंबर देगा। का पैसा कैसे पकड़ा? और मैं इतना ही कहूंगा, हाँ मैं बताता हूं, अभी मैं आंकड़े देता हूं, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैंने सुना, इन्होंने कहा बाजार में तो रौनक नहीं है। अरे आज ही आंकड़ा आया है जीएसटी का, 1.5 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन हुआ है, आज ही आंकड़ा आया है। रौनक बाजार में तो है, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी के चेहरे की रौनक उड़ गई है। ये उस रौनक की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आप बताइए, ये कहते हैं जनता खुश नहीं है, चुनाव हम जीतते हैं। जनता तब खुश थी जब वर्दी पहन के पुलिस वाले आजम खां की भैंसे ढूंढते थे, या जनता तब खुश थी जब मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जब 65,000 लोग टेंट के नीचे थे ठंडी रात में, और सफाई महोत्सव में ऋतिक रोशन का डांस चलता था, तब जनता खुश थी। और कांग्रेस पार्टी के ऊपर मैं आता हूं, देखिए आप, इनका वक्तव्य क्या था? इनका वक्तव्य ये था, गलत आंकड़े कभी नहीं रखने चाहिए। इन्होंने ये बात कही है। एक राजकुमार भाटी को दिखाना चाहते हैं, रोहन गुप्ता शांत, बात पूरी करना चाहता हूं। सत्ता का नहीं, आपका बहुत लंबा हो गया। सत्ता का मद आदमी को कितना अशिष्ट बना देता है, इसका उदाहरण देखना है तो गौरव भाटिया को देख लें। गौरव भाटिया की भाषा कितनी अशिष्ट हो गई है, क्या करूं? और रही दूसरी बात, 2 उदाहरण इन्होंने दिए, मुजफ्फरनगर के दंगे और सैफई का डांस। उस समय यही गौरव भाटिया चैनलों पर बैठकर उन दोनों को जस्टिफाई करते थे। जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए तब ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, जब सैफई में कार्यक्रम होता था तब भी ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, और दोनों को जस्टिफाई करते थे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या जो कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में विधायक खरीदे गए, क्या उनका लेन देन 1 नंबर में हुआ? क्या उसके आंकड़े सरकार के पास हैं? 2 नंबर का काम तो बदस्तूर जारी है। ठीक है, रिश्वतखोरी के तो कोई आंकड़े होते नहीं। गौरव जवाब, गौरव भाटिया जवाब, देन रोहन गुप्ता वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके, हाँ धन्यवाद। देखिए अमीर जी, आज सवाल ये है, मार्च 2017 विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, आप याद करिए, पंचर साइकिल, टूटा हैंडल, ट्यूब फटी हुई, हवा डाल रहे थे कांग्रेस पार्टी का पंजा। क्या हुआ? भाजपा की आई 315 सीटें, समाजवादी पार्टी 50 के नीचे 47 सीटें, कांग्रेस पार्टी 7 सीटें। नोटबंदी के बाद ही तो चुनाव हुए थे, कहीं तो मानिए कि जनता ने आपको नकार दिया, आप क्यों नहीं मान पाते हैं? दूसरी बात, देखिए दुख की बात यह है, राहुल गांधी का लोकसभा के पटल पर एक बयान मेरे हाथ में है, उन्होंने कहा द जुडिशरी द इलेक्शन कमीशन
Pegasus, these are all instruments of destroying the voice of the Union of States. मतलब लोकतंत्र को खत्म कर रही है भारत की न्यायपालिका और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अमीर जी, मेरा आज ये सवाल है, एक नागरिक होने के नाते और भाजपा का प्रवक्ता होने के नाते और एक अधिवक्ता होने के नाते, किसी देश की सर्वोच्च अदालत क्या लोकतंत्र को खत्म कर सकती है? ये पॉइंट आपका बड़ा राहुल गांधी का दिवालियापन दिखाता है। इसका जवाब शक की नजरों से देखो आप संवैधानिक संस्थाओं को, कितना दुखद है। ठीक है, रोहन गुप्ता, क्या सर्वोच्च न्यायालय पर भी राहुल गांधी जी को यकीन नहीं है? जो बात ये कोर्ट कर रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि इस तरह की बात कर कोई पॉलिटिकल फायदा होता है? क्योंकि अगर आप सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा नहीं करेंगे, देश के लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं करेंगे, तो कैसे चलेगा? और सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल क्यों? अमीश भाई, मैं देखिए, हमेशा भाजपा जब भी एक्सपोज होती है ना, तब न्यायालय के फैसले का सहारा लेती है, और आज भी वही कर रही है। यहाँ पे न्यायालय के फैसले पे सवाल नहीं है, पर जो न्यायालय के फैसले का एनालिसिस हो रहा है आपकी डिबेट में, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ये कैसी बेशर्म पार्टी है कि जिसने देखा है कि उसके काले कानून से 120 लोगों की जान गई, आतंकवाद खत्म होने की बात है, और आज भी आतंकवाद बढ़ रहा है। अभी आप बात कर रहे थे, आप डिजिटाइजेशन की बात कर रहे थे, देश में कैश जो है नकदी 30.88 लाख करोड़, जो 17 लाख करोड़ थी वो बढ़ के 30.88 लाख करोड़ हो गई। जो काले धन की हम बात कर रहे थे, स्विस बैंक में 30,000 करोड़ से ज्यादा रुपए 14 साल से सबसे ज्यादा आज स्विस बैंक में है। तो जिस उद्देश्य के लिए ये फैसला लिया गया था, अगर वो उद्देश्य अगर पूरा नहीं होता, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, आंकड़े देता हूं, तो उसकी सफलता कैसे हुई? जो पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, मेरा सवाल सुन लीजिए अमित भाई, आप मेरी बात को आप आधी काट रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं आधी काटते, हमने 1.25 मिनट बोला है सर, आप बाकी सबको समय दे रहे हैं। नहीं, आप मुझे नहीं दे, कौन सा समय आप एक सेकंड, आप जरा सुन लीजिए ना। अरे मैं पूछा हूं, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं करती कांग्रेस पार्टी? मेरा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं करती कांग्रेस पार्टी क्या? भरोसा कर रहे हैं, हम लोग पूरी तरह से भरोसा कर रहे हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस डायरेक्शन में फैसला लिया उसको मिसकोट करके अपनी विफलताओं को सफलता दिखाना, मिसकोट किसने करा? मिसकोट आप कौन सी? अच्छा, मिसकोट क्या करा? आप प्लीज कम टू द पॉइंट ना, बड़ी बात बोली आपने। आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मिसकोट किया गया। क्या मिसकोट करा भारतीय जनता पार्टी ने? एक्सपोज करिए, मिसकोट ने करा फैसला। प्रक्रिया को सुन लीजिए, मिसकोट क्या करा है? मिसकोट करके बताइए प्लीज। मिसकोट व्हाट दे मिसकोटेड? सुप्रीम कोर्ट ने, सुन लीजिए ना बात को जरा, बीच में मिसकोटेड, ये गलत तरीका है आपका। आप सुन लीजिए, मिसकोट किया आपने। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रक्रिया गलत नहीं थी, और आप ये बताना चाह रहे हैं कि फैसला गलत नहीं था। दोनों में बहुत फर्क है। यह फैसला 100% गलत था, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए फैसले को लिया गया उसमें से एक भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्लानिंग से हुई है नोटबंदी। आप बांध रहे, चले आप डिबेट कीजिए, आप बताइए। नहीं, नोटबंदी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, सही नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्लानिंग से हुई है नोटबंदी। गौरव भाटिया रिप्लाई टू इट। प्लानिंग से होना मतलब फैसला सही नहीं होता है। ओके, सही नहीं होता है। क्यों? आपको समझ में आ रही है? और क्या होता है? और क्या होता है? और क्या होता है? फैसला सही नहीं होता है, और फैसला सही नहीं है। फिर फैसला पढ़िए दोबारा, पढ़ने की जरूरत है आपको सर। समझ में आ रही है आपको? आप पढ़िए, समझ में आना चाहिए सर, पढ़ के एनालिसिस ठीक से कीजिए। आपको नहीं, आपको जो समझना है आप वही समझ रहे हैं। आपको पूरी चीज, मैंने तो आपसे सवाल पूछा, आप तो सुप्रीम कोर्ट पे यकीन नहीं कर रहे। आप तो सुप्रीम कोर्ट पे आपको सवाल किया, मैंने जवाब दिया, वो आपकी सोच है। आपकी सोच के मैंने तो आप अगर प्रक्रिया, आपके नेता की बात गौरव भाटिया ने रखी, काटते आप। गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया जवाब। आपकी डिबेट देख रहा है कि प्रक्रिया के फैसले को, आप वो फैसले को सच या गलत बताने, पूरा देश देख रहा है। सबको पूरा देश देख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे मोहर लगाई उसको आप गलत ठहरा रहे हैं। देश देख रहा है। ओके, गौरव भाटिया, 20 लोग मरने के बाद भी आप आज उस फैसले को सही साबित कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि कैश बढ़ने के बाद भी, भ्रष्टाचार बढ़ने के बाद भी उस फैसले को आप सही साबित कर रहे हैं। गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया के बाद भी आप सही साबित कर रहे हैं। नकली नोट बढ़ने के बाद भी आप सही साबित कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है। ठीक है गौरव भाटिया, मैं अमीर, बीजेपी बेशरम है। एक रिक्वेस्ट है, इस बार टोकिएगा नहीं, मैं कुछ तथ्य रख दूंगा। कई बार तो आपके मुंह से सच निकला। इससे पहले वाले भाग में कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से निकला कि जब नोटबंदी हुई उसके बाद अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ थी वो 6% के नीचे रही। आप चेक करवा लीजिएगा। लेकिन ये तथ्य गलत है, इसलिए 2017 में 8% के नीचे और 6% पहुंचा दिया आपने। शांत शांत शांत।
2017 में 6.8%, 2018 में 6.53% और कांग्रेस शासन में 2011 में 5.24%। 16 बोलिए, 16 में क्या था? रोहन आपके बीच में गौरव नहीं बोले कर रहे हैं आप, ये अब गलत तरीका है। गौरव तो पहले अपनी बात तो रख 2016 में। अमीश जी ऐसे कैसे कोई चर्चा कर सकता है, आप बताइए। अभी मैं अपशब्द बोल दूंगा तो उखड़ जाएंगे। क्यों बोलेंगे आप अपशब्द? गलत बात है ना भाई। अपशब्द बोले बिना रुका नहीं, वो व्यक्तिगत टिप्पणी करे तो ठीक है, वो बीच में टोके तो ठीक है, वो कूदते रहे तो ठीक है। हम कुछ ना बोले। बौखलाइए मत, सच बोलिए, सच बोलिए। बौखला तो वो राहुल गांधी गए हैं, राहुल गांधी बौखलाए हैं। आप वो सॉरी बोल दिया था लास्ट टाइम झूठ बोलकर। सुनिए, आप बौखलाए हुए हैं। देखिए अमीश जी, पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। बोलिए अमीश जी। चलिए ये तू मैं करने नहीं। गौरव प्लीज बोलिए, आप अपना बेहतर करिए। ठीक है गौरव, आप अपनी बात को रखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप रोहन बोलिएगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखिए 2011 में जीडीपी ग्रोथ दर थी 5.24%, 2012 में 5.46%, 2013 में 6.39%। नोटबंदी के बाद भी 2017 और 18 में ये इस दर से बेहतर रही। ये इनको दूसरी बात, मैं इनको फायदे भी गिनवा देता हूं। जो फॉरेन अनडिस्क्लोज्ड इनकम है 65,000 करोड़ रिकवर करी। शेल कंपनी के डायरेक्टर जो फर्जी बन जाते हैं और शेल कंपनीज बनती है हवाला ट्रांजैक्शन के लिए, जो रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी बहुत इसमें माहिर हैं, वो 3,80,000 कंपनी डी रजिस्टर करी गई। कैश ट्रांजैक्शन जो हाउसिंग सेक्टर होता है, काले धन की 75% कमी आई उसमें। जीडीपी ग्रोथ जो है जिस साल नोटबंदी हुई 8.3% रही। जीएसटी कलेक्शन आज महा का 1.5 लाख करोड़ है। एक मिनट बस अंत कर रहा हूं। अब अमीर जी एक सवाल इनका पूछिएगा। इन्होंने कहा जजमेंट में ये निष्कर्ष निकाला है। मैं ये पूछना चाहता हूं, पहला सवाल 5 जजेस के नाम बता दीजिए। दूसरा सवाल ये बता दीजिए कितने पृष्ठ का जजमेंट है। तीसरा सवाल मेजॉरिटी जजमेंट जो है उसमें कितने पैराग्राफ है, केवल ये बता दीजिए। ठीक है चलिए, ओके रोहन गुप्ता। अमीश भाई, जो इन्होंने 4 मुद्दे बताए, अभी इन्होंने फायदे गिनवाए नोटबंदी के, मैं उस पर जवाब कह रहा है पैराग्राफ। इन्होंने 4 मुद्दे, मैं आ रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। 4 मुद्दे इन्होंने कहे थे जो उन्होंने नोटबंदी के, अरे बता रहा हूं मैं आपको, बता रहा हूं 4 मुद्दे आपको मैं बता दूं। पहले कहा था कि काला धन आया कि नहीं आया, काला धन क्या हुआ। स्विस बैंक में 30,000 करोड़ का काला धन बढ़ा है, 14 साल से सबसे ज्यादा है। दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि नकली नोट 238 करोड़ 102% नकली नोटों में आतंकवाद खत्म होगा। आतंकवाद के बीच में मत बोलिए, आतंकवाद के मामले खत्म हो जाएंगे। और कहा था कि देशभक्ति का फैसला है, देश फैसला है, और आज क्या हुआ, आतंकवाद बढ़ रहा है, काला धन में वृद्धि हुई, स्विस बैंक में काला धन बढ़ा, मेरे साथ रविशंकर प्रसाद जुड़ रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। रविशंकर प्रसाद जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर हमारे कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल है, कांग्रेस आज भी कह रही है इस फैसले के बाद, जयराम रमेश ने आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कांग्रेस ने भी अपने 3 धुरंधर उतारे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने बोला बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस अभी भी इस फैसले को मानने को तैयार नहीं है। तो इसका हम क्या जवाब दें भाई? संविधान की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 4 जजेस ने बहुमत से फैसला किया कि यह निर्णय संवैधानिक है, इसमें कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ, यह एक उचित उद्देश्य के लिए किया गया था जी, और ये संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ नहीं है, और ये एक आर्थिक निर्णय सरकार ने लिया था, उचित लिया था, और ये आरबीआई के कानून का भी उल्लंघन नहीं है। तो यही निर्णय तो हुआ ना, तो उन्होंने इसको सही माना। अब इसको मानने को तैयार नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? अब ये उनको, अगर वो अब मानने को तैयार नहीं है तो फिर उसी प्रकार की बात कहूंगा कि राफेल को इतना हल्ला किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने राफेल के पूरे खरीद को सही पाया, फिर भी वो कहते हैं नहीं मानेंगे।
देखिए मैं उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, मैं कोट कर देता हूं। मैं एग्जैक्टली जयराम रमेश ने क्या कहा, फॉर्मर मिनिस्टर ने, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है, मीडिया हेड भी हैं, वो कहते हैं कि माफी मांगनी है तो किसी को मांगनी चाहिए, वो प्रधानमंत्री को मांगनी चाहिए, सो कॉल्ड फादर ऑफ न्यू इंडिया को मांगनी चाहिए। अब सुनिए ना, अब जयराम रमेश के क्या पूर्वाग्रह है मोदी जी पर, ये उनको मुबारक है, उनकी बात जनता सुनती है। याद करिए पूरे 19 के चुनाव में डिमोनेटाइजेशन विषय बनाया गया कि नहीं? पूरे 17 के चुनाव में पूरा राहुल गांधी अखिलेश यादव का कैंपेन उत्तर प्रदेश में था कि नहीं डिमोनेटाइजेशन पर? क्या रिजल्ट हुआ आपने देखा हो गया? क्या 17 का चुनाव, क्या 19 का लोकसभा का चुनाव, क्या बाकी चुनाव, ये आपके सामने छोड़ दीजिए। अभी का विषय यह है कि इसको 58 याचिकाएं फाइल की गई इसकी, और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक प्रकार से निर्णायक 4 जजेस ने इसको सही माना। यह विषय है। तो फिर आपने जो इतना फेक कैंपेन किया, यह ठीक है? और इस बेशर्मी पर मैं क्या जवाब दूं कि आज भी वो ये तर्क दे रहे हैं, तो इस पर मुझे बहस नहीं, क्योंकि इसके पास मेरा कोई जवाब नहीं है, ये देश की जनता तय करेगी। देखिए मैं खाली 3 बातें आपको कहना चाहूंगा, इस बात को आप समझिए। इसके कारण आज भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम दुनिया में सबसे बड़ा बना है कि नहीं? आज फिनटेक मूवमेंट बना है कि नहीं? सिर्फ अक्टूबर 22 में रिपोर्ट के मुताबिक 760 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ। 17 लाख करोड़ का। आज लगभग 238 लाख फर्जी कंपनियां पकड़ी गई हैं कि नहीं? और आप कहते हैं आज ढेला फेंकने वाले कश्मीर में ठंडे हैं कि नहीं? और बाकी जो करते हैं वो मारे जाते हैं कि नहीं? आज हुर्रियत का दफ्तर बंद हुआ कि नहीं? आज पीएफआई का ट्रांजैक्शन बंद हुआ कि नहीं? ये सब आपके सामने है। लेकिन और जो बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि भारत की इकोनॉमी में इनफॉर्मल सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट था 52%, अब वो घटकर हो गया है 20%। आज देश में टैक्स भरने वालों की संख्या बढ़ी है कि नहीं? आपकी जानकारी के लिए 15 में डिमोनेटाइजेशन 16 में आया, 15 में एक और कानून आया था, ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एसेट्स इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट। 65,000 करोड़ के अनडिस्क्लोज इनकम टैक्स नेट में आए कि नहीं आए? बेनामी एक्ट को चेंज करने के बाद बेनामी संपत्तियां पकड़ी जा रही हैं कि नहीं पकड़ी जा रही हैं? मेरा जो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस तरह के स्लीपर सेल्स को पकड़ा जा रहा है कि नहीं? एक सवाल में आप देखिए, जो समाजवादी पार्टी भी उठा रही है, कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है और टीएमसी भी उठा रही है, और वो सवाल बड़ा मूल सवाल है। वो कहते हैं कि प्रक्रिया को ओके कर दिया। समाजवादी पार्टी तो ये बात को कह रही है ऑफिशियली कि प्रक्रिया ओके हो गई, इसमें कोई गुरेज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, लेकिन इसके जो उद्देश्य थे वो कैसे पूरे हो पाएंगे? खासतौर पर काले धन को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना जी, आप ये बताइए कि क्या क्या हुआ। मैंने आपको बताया ना, 16 से ये निर्णय आया है। संसद में कितनी बार बहस हुई है? दर्जनों बार। कितने सवाल किए गए हैं? कम से कम 100 सवाल तो मेरे अपने ध्यान में आते हैं जो दोनों सदनों में पूछे गए हैं। हर बार इसका विस्तार से उत्तर दिया गया है कि नहीं? आज वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ ने भारत के पूरे डिमोनेटाइजेशन और रिजल्टेंट क्लीनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की तारीफ की है कि नहीं की है? जी। तो इसको पूर्णता में देखने की जरूरत है ना। रवि यही तो मैं बात आपसे कह रहा हूं। साल नया है। मैं तो आपको शुभकामना देने भूल ही गया। नया साल है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की, साल 2023 की। लेकिन ये नया साल है तो लेकिन विपक्ष की हार उसी तरह से जारी है। लेकिन एक सवाल है, राहुल गांधी का भी एक नया अवतार देखने को मिल रहा है, जिसमें वो लगातार रोड पे चल रहे हैं और कांग्रेस के तो कई नेता उनको तपस्वी कह रहे हैं। एक सुधीन कुलकर्णी है, वो भी उनको तपस्वी कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, ये राहुल गांधी का जो नया अवतार है, इसके बारे में आपकी कोई प्रतिक्रिया? उन्हें ठंड भी कम लगती है, आजकल टी शर्ट की भी उनकी बहुत चर्चा हो रही है। देखिए, मैं टी शर्ट वगैरह पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ये मेरा स्वभाव नहीं है। वो जो पहनते हैं पहने, किसी को भी घूमने का अधिकार है जी। वो भी घूम रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, मोटी बात आपको समझने की जरूरत है कि अभी गुजरात का चुनाव हुआ ना, ये आपने देखा, वहां तो प्रचार करने आए थे।
कि 27 साल के बाद क्या ऐतिहासिक जीत हुई। आपने देखा कि हम लोग हारे हिमाचल में, 85 से कोई दोबारा नहीं जीता है, सिर्फ 1% से हारे। आगे होगा फिर जीतेंगे, 24 निश्चित जीतेंगे। देखिए मेरा सिर्फ कहना क्या है, राहुल गांधी एक राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता हैं, पहले अध्यक्ष रहे हैं, कंट्रोल करते हैं पार्टी को। आज ये विचार उनको करना पड़ेगा। मैं आपको अनसोलिसिटेड एडवाइस दे रहा हूं कि भारत को जोड़ने के पहले अपनी पार्टी को तो जोड़ें। मतलब आप कह रहे हैं कि मैं आपके कहने पर सुझाव दे रहा हूं, वरना मैं देता नहीं। लेकिन देखिए वो तो सर्वोच्च न्यायालय पे भी भरोसा, बड़े लोग क्यों अलग हो गए? जी, लेकिन वो तो भरोसा सर्वोच्च न्यायालय पे भी नहीं करते, उनका भरोसा इलेक्शन कमीशन पे भी नहीं है, मीडिया पे तो बिल्कुल नहीं कर रहे। ऐसा क्यों हो गया है? उनका भरोसा क्यों उठ रहा है? देखिए एक मिनट। अब मैं इस विषय को नहीं कहना, लेकिन आपने जो कहा है तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जी। उन्होंने हमसे कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होता है। राहुल गांधी ने बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से भारत की हर संस्थाओं पर हमला किया है कि नहीं? उन्होंने किया है इलेक्शन कमीशन पर, उन्होंने किया है मीडिया पर, उन्होंने आपको गोदी मीडिया कहा है, बार बार कहा है, उन्होंने सीवीसी पर हमला किया है और उन्होंने परोक्ष रूप से कोर्ट पर भी हमला किया है। आप अपने पुराने उनकी टिप्पणियों को देखिए, आपको सब मिल जाएगा। और इन सबों का कारण एक तल्खी है कि हम हारते क्यों हैं। तो भाई जनता आपको वोट नहीं देती तो हम क्या करें? जी ये बहुत बेसिक बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा है, जाइए घूमिए फिरिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद, व्यस्त समय में से अपना समय निकाल के हमें देने के लिए, हमसे संवाद करने के लिए, न्यूज 18 पे आने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। देश नहीं झुकने देंगे अगला प्रोग्राम